देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र सर। आज तो बिल्कुल सादे ही सर। बस सर क्या करूं मैं? वो बास्केट पहनते हैं, बहुत जचती है सर आप पे। आपने आज मुझे दी जो नहीं। ਤੁਸੀਂ ਬਾਸਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਿੱਡੇ ਕੰਜੂਸ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं देंगे। अगर आप सब छोड़े, आप मेरी सादगी को क्या कह रहे हैं? ये देखें, ये जो आज तैयार हुई हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे टाइगर श्रॉफ की कजन है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, लेकिन नखरे बहुत करती हैं। अच्छा, फेस वॉश के बगैर मैं नहीं मुंह धोती। घर जाके मैं कहता पांडे धोने वाले साबुन ना मुंह धो। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमान को, एक ऐसे अदाकार जिनको लेजेंड कहा जाए तो गलत बिल्कुल ना होगा। टेलीविजन हो, फिल्म हो, थिएटर हो या फिर रेडियो, हर मीडियम पे एक्टिंग करते हैं और हर मीडियम पे कमाल करके यहाँ तक पहुंचे। आप सबकी तालियों में द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जनाब फिरदौस जमाल। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज बड़ी खुशकिस्मती है सर कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम आपके इधर उधर मौजूद हैं। मैं सारी रात कोशिश करता रहा कि आपके ऊपर मैं कोई शेर लिखूं, अच्छा, लेकिन आप थे नहीं, फिर मैंने अपने आप पे लिखा। फिरदौस के जमाल में कौसे कज़ा के रंग हैं, इन रंगों के मिजाज में 100 तरह के ढंग हैं। आज इनके साथ ठाकुर कैसी रहेगी गपशप, हम दो हैं लेकिन फिर भी सब लोग इनके साथ। हाय 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 हाय। उसकी सूरत मेरी आंखों में समाई है, नहीं उसके अंदर कोई बेवफाई है। जिसने काम सीखना सीख लो वासे, आज एक्टिंग की एकेडमी आई है। साहब ये तो कांटों में घसीट रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, मैं बर्दाश्त करता हूँ, आप भी थोड़ा सा करें। फिरदौस साहब, इट्स लवली टू सी यू सर। इतने अरसे बाद हम बड़ी देर से लगे हुए थे, हमने कहा कि जब आप चाहेंगे तब हम आपको बुलाएंगे। थैंक यू। तो अब आपकी तबीयत कैसी है सर? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ओके। पूरे गैलप में माशाल्लाह जबरदस्त। हाँ, तूफान आते हैं, थम जाते हैं, बाहर आती है, खज़ां आती है। इस तरह इंसान के भी मौसम होते हैं। वो जो ज़रा तकलीफ़ दे मौसम था वो अल्लाह ने खैर खैरियत से गुजार दिया। अब आप लोगों को देखा है तो अंदर बाहर का मौसम बदल गया। वाह वाह सर, मुझे ये बताएं कि आपको दोबारा हम स्क्रीन पे कब देख रहे हैं रेगुलरली एक्टिंग करते हुए? इंशाल्लाह जल्दी देखेंगे। आप आगे हैं प्रोसेस में दोबारा कि मैं दोबारा एक्टिंग वगैरह आपने ड्रामे करना शुरू कर दिए? हाँ, आई मीन इंशाल्लाह। लेकिन असल में बात ये है ना कि अब वो मैं हर एक ड्रामा कर नहीं सकता। जाहिर है कि लोग मुझसे तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्टेशन उनकी होती है ना, तो उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए मुझे बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें देखने। हर काम मैं नहीं करता। ठीक है। अब थोड़ा चूजी हो गया हूँ। एक ज़माने में सब कर लेते थे, हर काम कर लेते थे, चूँकि ज़रूरत भी थी, नीडी भी थे और इस्टेब्लिश भी होना चाहते थे। अब अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, लोग इतना एहतराम देते हैं, इतनी मोहब्बत देते हैं कि अब उनकी मोहब्बत की खातिर अज़ियत भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और वासे भाई भी हर काम कर लेंगे जी, झाड़ू भी दे लेंगे, कपड़े भी इसी कर लेंगे, बड़ी अच्छे ने। असल में थोड़े कुलीग रहे ने ना। पिछले जो इतना अरसा भी गुजरा तो आपने घर पे भी टाइम गुजारा है बहुत जी। तो टेलीविजन वगैरह देखा आपने? कोई फिल्में वगैरह देखी? कोई टाइम मिला कोई बोरियत खत्म करने को? मैंने नहीं देखी, चूँकि हमारी जो फिल्म है खुसूसन बड़े सगीर की, वो इतनी अजीबोगरीब हो गई है कि समझ नहीं आती कि उसको फिल्म कहें या सर्कस कहें। लेकिन ये है कि कुछ लिटरेचर, कुछ ड्रामा अपना देखा, कुछ और चीज़ें जो कि। कोई पसंद आया ड्रामा वगैरह जो रिसेंट आपने देखा हो, कोई नज़र से गुजरा हो? जी अच्छे भी थे, अब मुझे नाम याद नहीं रहा चूँकि मेरी वो मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बहरहाल कोई चौंका देने वाला काम, चौंका देने वाला नहीं था, नहीं देखा। ये अफसोस की बात है कि या फिर काम इतना हो गया कि अब हमें हैरत नहीं होती। वो जैसे वो शेर है ना कि हैरत मिरोज दू जहान बेनियाज कर्द, ई खौब कारे दौलत बेदारी खुनद। मेरी हैरत ने मुझे दोनों जहानों से बेनियाज कर दिया है और इस नींद ने मुझे बेदारी की दौलत अता की।
तो ये हैरत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं कहता हूँ कि जो क्रिएटिव आर्ट है, मेरा क्या बल्कि ये बड़े भी यही कहते हैं, हर क्रिएटिव आर्ट की जो बुनियाद है वो हैरत है। तो हैरत जब तक इंसान की रहती है वो क्रिएशन करता रहता है, क्रिएट करता रहता है, तख्लीक करता रहता है। जब उसकी हैरत ख़त्म हो जाती है वो ऑर्डिनरी आदमी बन जाता है। फिरदौस साहब, अगर एट दिस पॉइंट इफ आई आस्क यू कि आप आखिरी बार हैरान कब हुए थे? आखिरी बार अभी जब आपको देखा है। मैं इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लूंगा कि अभी भी इनको हैरान करने वाली कोई बात है मेरे में। सर, आपने जो ड्रामे वगैरह देखे, कोई ऐसा कोई लगा कोई अदाकारी वगैरह किसी की देख के, या कोई दैट यू थॉट के यार ये अच्छा कौन है, या आपने उनके साथ काम भी किया हो, आपको लगे कि ये फला लड़का या लड़की अच्छा काम बड़ा कर रहे हैं, कोई जरा इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं? अब बहुत सारे मैंने देखे, बहुत अच्छा काम हो रहा है, मुझसे बेहतर बहुत अच्छे बहुत सारे आर्टिस्ट आ गए, लेकिन असल में मेरी काफ़ी अरसे से नाक बंद है, मुझे बू नहीं आती। ऐसी हम ही आज नहा के आए फिर अभी तक ये तैयार हो गए। इसको आप इस बात में ले लें कि अब मेरी हैरत खत्म हो गई है। तो बहुत भी अच्छा काम कर रहा होता है तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं अच्छे लगने से मुराद है कि मैं इंस्पायर नहीं होता। मगर कहीं पे मुझे ये बताइए फिरदौस साहब, आपको लगता है ऐसा कि बिकॉज आपका स्टैंडर्ड सेट हुआ है विद अ लॉट ऑफ इन डेप्थ राइटिंग? एग्जैक्ट, ठीक है, तो आप लोगों ने खुद भी उस जमाने में काम किया जिसमें बहुत इन डेप्थ राइटिंग होती थी, लेयर्स होती थी राइटिंग और की, देखा भी बहुत। तो अब दुनिया में या हमारे यहाँ पे स्पेशली अगर मैं कहूँ कि उतनी इन डेप्थ राइटिंग नहीं है, और जिसके रिजल्ट के तौर पे आपको उतनी इन डेप्थ एक्टिंग भी शायद नहीं मिल रही, क्योंकि भाई अगर डिमांड ही नहीं है, एक स्क्रिप्ट कर रहा है इतनी, तो मैं एम ही उतर जाऊं, किधर उतरूंगा, नीचे को जगह ही नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। वो चूंकि कमर्शियलिज्म जो है ना वो ज्यादा, आर्ट जो है वो पीछे चला गया है। हर बंदा वो कमर्शियलिज्म, पैसा, जर्क बर्क, वो जो चमक दमक, ये वो ज्यादा हो गई है। वो जो प्योरिटी है ना, वो जो मतलब है कि अब आपको डब्बे में लस्सी मिलती है, पहली वो रिड़की हुई मिलती थी उसमें, वो पीने का मजा और है, डब्बे की लस्सी पीना और है, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। सर, आपको ये लगता है कि इट्स नॉट जस्ट एक्टिंग, अदर मीडियम्स ऑफ आर्ट भी हमारे बहुत सबलिमिनल हो चुके हैं? वो डिटीरिएशन है एक, मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो तरक्की कर रही है, टेक्नोलॉजी तरक्की की और तख्लीक जो है वो तनज़्ज़ुल का शिकार, तनज़्ज़ुल का। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। कि डिलेमा पूरी दुनिया में है, हाँ, सिर्फ हमारा नहीं, हम ये कहें कि जी हमारे मुल्क में नहीं, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसकी वजह मेरे ख्याल है एक्सेस है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाएं तो फिर मयार गिर जाता है। बिल्कुल, ये बड़ी एक डीप बात है कि एक्सेस जो है वो हमें बहुत डैमेज कर रही होती है, और हम लोग रियलाइज नहीं कर रहे होते उसको, जस्ट इन द नेम ऑफ के जी अब इतना ही पैसा मटेरियल हो गया ना ज्यादा इंपॉर्टेंट। बंदा जो है वो इतना कीमती नहीं रहा, पैसा ज्यादा कीमती। और एक्सेसिबिलिटी आसान हो गई है, तो एक्सेस के ऊपर हमारा फोकस हट गया हुआ है। वही बिल्कुल। रीच सर, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और सच बोलना पसंद भी करते हैं, पर हमारे यहाँ लोग नॉर्मली सच सुनना ज्यादा पसंद नहीं करते। कभी ऐसा हुआ है आपको आपके सच बोलने की वजह से काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सच बोलते रहना चाहिए। तकलीफें तो आती रहती हैं, तो लोग अंदर से जो आपको तकलीफ दे रहे होते हैं वो शर्मिंदा भी हो रहे होते हैं। उनको पता होता है ये बात सच्ची कर रहा है, लेकिन चूंकि उसकी एक झूठी अना होती है, इसको हम कहते हैं ना फॉल्स किस्म की ईगो जो है, तो उसकी ईगो जो है उसको इकरार करने पे वो उसको रोकती है कि नहीं ये क्या, तू ये बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, यह बड़ा पढ़ा लिखा है, यह बड़ा बड़ा मुकर्रर है, ते और तेरी बेइज्जती हो जाएगी। यानी लोग दूसरों की तारीफ करते हुए, उनके फ़न को अप्रिशिएट करते हुए वो अपनी सुब की समझते हैं, और ये छोटापन है। या हमारे माशरे में ये चीज़ आ गई है, पता नहीं कहाँ से आ गई है, कि हम सच को सच कहने पर भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। वेलकम बैक टू गपशप। फिरदौस साहब, आपने पश्तो में ड्रामा किया हुआ है, हिंदको, पंजाबी, उर्दू, सिंधी भी आपने किया हुआ है। डू यू नो दीज लैंग्वेजेस एज वेल, या सिर्फ उस टाइम पे ही याद करके करते थे? नहीं, हिंदको और पश्तो तो चूंकि हमारी इलाकाई ज़बान पेशावर में बोली जाती हैं दोनों। उर्दू मुझे इस वजह से अच्छी लगती थी कि उसमें अदब, लिटरेचर जो था, हमें जो पढ़ाते थे उर्दू के जो हमारे उस्ताद थे स्कूल में भी और फिर कॉलेज में भी, प्रोफेसर साहब, बल्कि मुझे ये भी सआदत हासिल है कि कुछ क्लासेस
फराज साहब ने भी हमारी इस्लामिया कॉलेज पेशावर में उर्दू के लेक्चरर थे वो, और एहसान दानिश साहब और इस तरह के बहुत सारे लोग। तो उर्दू इस वजह से मेरी वो थी कि जिस वक्त मैं छोटा था तो उस वक्त अंग्रेज़ी की फिल्में आती थी या उर्दू की आती थी या पंजाबी की आती थी। पंजाबी की इतनी नहीं थी लेकिन चूँकि उर्दू ज़्यादा आती थी। मेरे अंदर एक चूँकि आर्टिस्ट था तो ज़बान तो मेरी पश्तो थी, इनको ज़्यादा बोल लेते थे। तो वो एक सबकॉन्शियस में एक चीज़ थी कि अगर एक्टर बनना है तो तुम्हें उर्दू आनी चाहिए। तो वो फिर मैंने जो जितने भी सब्जेक्ट थे वो उर्दू के वो चूज़ किए और कोई दूसरी तरफ मैं गया नहीं, ताकि उर्दू फिर शायरी और जो भी था तय तो लफ्ज़ बोलना, फिर मैं देखता था, फिल्में देखता था, उधर से उर्दू सीखता था। बल्कि मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं कि जो इस्लामिया हाई स्कूल है पेशावर का, वो किस्सा खानी बाज़ार के साथ, ये काबली गेट उसको कहते हैं। तो काबली दरवाजे में 3 सिनेमा साथ साथ है, पिक्चर हाउस, नवल्टी और तस्वीर महल। 2:30-3 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब चूँकि पैसे तो होते नहीं थे टिकट के, रोज़ देख भी नहीं सकते चूँकि मार पड़ती थी घर में, किधर रह गए थे। तो मैं जाके फिल्म चलती थी तो वो जो दरवाज़ा होता है ना सिनेमा का, अंदर हॉल का, उसके साथ कान लगा के मैं डायलॉग सुना करता था। अच्छा। उर्दू फिल्में आती थी तो सिर्फ उर्दू सीखने के लिए कि ये उर्दू फिल्म है तो मैं वो डायलॉग सुना करता था कान लगा के। ये मेरी ट्रेनिंग है, कोई एकेडमी नहीं थी, कुछ नहीं थी। आपकी मादरी ज़ुबान पश्तो है, आप पेशावर में बड़े हुए, मगर आपने बड़ा सक्सेसफुली ओवरकम किया है। आप जब उर्दू बोल रहे होते हैं तो उसमें कोई आपका डायलेक्ट नहीं झलकता। मैं यही पूछने लगा था कि क्या इस पे आपने, जब आप एक बार लाहौर आए और आपने उर्दू ड्रामे शुरू की, तो आपने काम किया इसके ऊपर? उस जमाने में जो माइग्रेट करके आए थे ना इंडिया से, यूपी वगैरह से, उनके साथ मैं ज्यादा उठता बैठता था, क्योंकि ज़हन में सब कॉन्शियस में ये था कि मैंने फिल्मों में, ड्रामों में काम करना है। उर्दू में होते हैं, उस वक्त तो पश्तो बहुत कम होती थी, इलाकाई ज़बानें तो टीवी पे नहीं होती थी। रेडियो पे भी ज़्यादातर उर्दू के ड्रामे होते थे और मैं वो कान लगा के, रात को ट्रांजिस्टर रखा होता था तो वो रेडियो के ड्रामे में कान लगा के सुना करता था उर्दू सीखने के लिए। उर्दू प्रोग्राम में सुना करता था। तो उर्दू सीखने का इतना मुझे शौक़ था। जब बड़े हुए, कॉलेज में जब गए तो उर्दू के, जैसे फराज साहब से भी मैंने कुछ क्लासें ली, वहाँ मोहसिन एहसान वगैरह, ये वो, इनके साथ में बैठा करता था, इनको सुना करता था। फिर वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़, सदर बाज़ार में सिल्वर स्टार या इस तरह के कैफ़ेज़ होते थे, चाय खाने। चूँकि और तो इंटरटेनमेंट की जगह नहीं थी तो टेलीविज़न भी इतना नहीं था। तो मैं जितने भी वो पढ़े लिखे शायर थे, जैसे फराज साहब हो गए, मोहसिन एहसान हो गए, रोशन नगीनवी, ये बैठा करते थे शाम को उन चाय खानों में, रेस्टोरेंट्स में। तो मैं उनके पीछे बैठ जाया करता था, तो उनको सुनने के लिए कि बातें क्या कर रहे हैं, उर्दू सीखने के लिए। कभी कभी फिर उनके पास साथ बैठे कि मैं आपको आज चाय पिलाऊं, तो वो जो मैंने पैसे जमा किए होते थे, मैं सिर्फ उनको फिर चाय पिलाता था उसकी। फिर उनसे पूछता था, तलफ़ुज़ पूछता था, मायने पूछता था कि इस लफ्ज़ के क्या मायने हैं। तो उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, फराज साहब और रोशन नगीनवी और इन लोगों के। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान अली है और मेरा सवाल फरदौस साहब से है कि जैसे कि हम जानते हैं आपने शो बिज़नेस में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया है, तो कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ आप काम करते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मैं बेटा सबके साथ काम करते हुए एंजॉय करता हूँ। असल में ज़रा सी मिसअंडरस्टैंडिंग है आम व्यूअर में कि लोग जो हैं वो अदाकारी अपनी अपनी करते हैं। नहीं, ये एक टीम वर्क होता है और बाकायदा कोऑर्डिनेशन होती है। चाहे कोई आपसे बुरा भी एक्टर है, अगर कोई मतलब है जेन्युइन एक्टर है, तो वो एक कोशिश करेगा कि वो उसके लेवल पे आके काम करे और वो किरदार बन जाए। देखिए ना, एक तो ये है कि जैसा है वैसे ही की बुनियाद पर कुछ लोग होते हैं, उनको हम एक्टर नहीं समझते। हम ये समझते हैं या वो कॉम्पेयर है, प्रेजेंटर वो हो सकता है या होस्ट। मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, यू माइट बी अ गुड एक्टर, लेकिन हमने इनके बारे में समझा सर। होस्ट या प्रेजेंटर होता है, उसका अपना एक पर्सोना होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रेजेंटेबल हो। जैसे ज़िया मुहीउद्दीन हमारे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, कि एक्टर भी अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं उनको रेट ज़्यादा करता था एज अ प्रेजेंटर। मैं एक्टर उनको इतना अच्छा मतलब नहीं रेट करता था, लेकिन वो कमाल के प्रेजेंटर थे। यानी बड़े सगीर में मैं समझता हूँ कि अगर प्रेजेंटेशन अगर किसी बंदे ने की है, ये आर्ट अगर कोई लेके आया है यूरोप से, हाउ टू डू अ लाइव शो या रिकॉर्डेड शो और हाउ टू प्रेजेंट
पर्सनालिटी या किस तरह से प्रेजेंटेशन का आर्ट मैं समझता हूँ ज़िया मोहिउद्दीन लेकर आया इस खित्ते में, और उनके ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने एक वेन्यू खोला। ये देखें, बहुत कम लोग होते हैं जो एक नई चीज़ लेकर आते हैं माशरे में, वही तख्लीक़कार कहलाते हैं। चाहे कोई डॉक्टर है, कोई नया कोई एक इलाज लेकर आता है, या कोई साइंटिस्ट है, कोई चीज़ इजाद करता है, ये बड़े लोग होते हैं। तो बड़े लोग इसी तरह लिखारी भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्टर। मसलन मैं उस बंदे को बहुत बड़ा राइटर समझता हूँ या बहुत बड़ा प्रोड्यूसर समझता हूँ जिसने टेलीविज़न पर पहला ड्रामा किया है, यानी ही इज़ अ क्रिएटर, यानी उसने ये सोचा कि टेलीविज़न पर भी ड्रामा हो सकता है, या रेडियो पर जिसने पहली बार वो ड्रामा लेकर आया। तो ये लोग तख्लीक़कार होते हैं जो पहली बार एक काम करते हैं, वो क्रिएटिव कहलाते हैं, क्रिएटिव लोग कहलाते हैं। हम जो हैं उनके फॉलोअर्स हैं, वी आर नॉट द रियल क्रिएटर। जी बताइए सर। सही मेरा क्वेश्चन है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और सर आपकी एक्टिंग सर लाजवाब है। सर आपसे मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे कि आजकल फिल्में आ रही हैं, तो पिछली बात है पहले भी फिल्में थी जब आपने एक्टिंग की है, तो सर कोई ऐसी फिल्म हो जो आज तक आपकी नज़र में कभी पुरानी नहीं हुई? एक दो फिल्में हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। हाँ बताइए आप सर। मुगल आजम मैं समझता हूँ कि वो दोबारा नहीं बन सकती। इसी तरह एक फिल्म अंदाज है, राज कपूर दिलीप कुमार साहब की, तो नरगिस जी साथ थी। तो ये दो फिल्में जो है ना, ये शायद फिर दोबारा ना बन सके। बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक फिल्म थी खामोश रहो, उसका जो सब्जेक्ट था और उसकी जो परफॉर्मेंस थी अली साहब की, और उसको जो प्रोडक्शन थी, और मेरे ख्याल में रियाज शाहिद साहब की थी खामोश रहो। और रियाज शाहिद जैसा, यानी पाकिस्तान में हम ये कह सकते हैं कि रियाज शाहिद जैसा लिखने वाला डायरेक्टर भी बहुत कम है। रियाज शाहिद साहब भी शान साहब के अब्बू। बिल्कुल, शान के अब्बू हैं। और इस तरह हमारे टेलीविज़न के जैसे अशफाक अहमद ने जो लिखा, बानो आपा ने, और MNH ने, मोहम्मद निसार हुसैन, यावर हयात जैसा डायरेक्टर, हमारे अयूब खावर जो आपके इस प्रोड्यूसर भी हैं यहाँ पे, तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि शायद ही अब कोई कर सके। और मैं ज़ाती तौर पर इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने इन लोगों के साथ काम वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है सर, थोड़ी वजह तो गुस्सा ठंडा होया, नहीं तो सारे रस्ते मैंने बिस्त करता है। मालिश इन्हां दा नाम जी शेख वजन बिन जर्रा। इतने पहाड़ जिन्ना वजन है, तुझे जर्रा बड़ा। मैं जॉब करना ना, को तर्जमा मैं इन्हां दे नाल करना। आज बड़े गुस्से च गए। क्यों? ايوه هذا نفر ما في كويس يا حبيبي. انت دقيقه يا شوضري. يا شوضري मैं ऊंचा बोलिया जरा। في كل مره يخونني فرج. कहंदा हमेशा वड़ैच ने मेनू खजल ही कीता है। अच्छा, आज कैसे? اذا كنت تريد السفر خذني الى खान बुर्देन। लो पिछले हफ्ते मैंने कहंदे ने कि यार बोर हो रहे हैं, वीकेंड है, किथे चली? मैं क्या खानपुर डैम चलने हैं। हाँ। उतो फिर मैं खानपुर डैम ले गया, मैं क्या जरा एंजॉय करेंगे। ايوه كان التزلج الهوائي يحدث هناك كما هو قلبी। लो ए गल होई यार बताओ ना। कहंदा मैं उथे लकड़ा कटलियां सन ते मैं ए तेशा नाल लै अभी बड़ाई तेरी नौकरी गई, तेरे तो अच्छा तर्जमा देख पैन कर लेते रहे। सर वो कह रहे हैं उथे वो नहीं होंदा सर, जो कश्ती जड़ी होंदी है, वो फिर पीछे बंदा बन के रस्से पैरासेलिंग। हाँ, उथे किधर लोग कर रहे सन। अच्छा, वे कहते कहंदे ने जी मैं भी करनी पैरासेलिंग। जी सर। अच्छा, तो की उन्होंने फिर? हाँ जी, मैं फिर उन्होंने जाके कहा, मैं जी बॉस करना चाहते ने पैरासेलिंग। ठीक है। वो माफी सही। हाँ, उन्होंने मनी नहीं गल। क्यों? अना कल्लिम अना अगरा इंसान। हाँ, कहता मैं भी एक तरह का इंसान हाँ। नहीं, मछलियां ने उसे एहतजाज किया कि यार इथे रह गए अना अगना इंसान ला यूजद नक्स फिल माल अहसल अल माल फी अमाली। कहता भी मैं ऐसा इंसान है कि जिहदे कोल दौलत दी रेल पेल जिन्ने पैसे लगदे ने तुसी लवो ते कराओ। आईओ फ्लूस माफी मुश्किल। हाँ, कहता पैसे की कोई गल नहीं। वो फिर मेरी उन्होंने डील हो गई सर। ठीक है। वो फिर इन्होंने कश्ती के पीछे ना जी रस्सा बन्निया। अच्छा, रस्सा बन के नाल जी इन्होंने खिला रहा। ठीक है। वो फिर चले गए, खलोते रहे।
अब मतलब वो चले गए, रस्सा टूट गया, रस्सा टूट गया। हाँ वो फिर उन्होंने कहा, मैं कहा यार इस तरह ना करो, पैसे लेने ने तुसी खलिम। لا انت كلم بعد هو يجي 3 البوت। हाँ कहते ने फिर बहुत सारियां बोटा मंगाइया भी एक बोट नहीं खिंच सकती, बहुत सारी बोट से खींचा। हाँ जी 5 फिर और मंगाइया सर। अच्छा 6 हो गई। ठीक है। फिर 6 रस्से पाए इन्होंने। ओके फिर इन्होंने वो टुरिया ने। ठीक है। तो फिर उन्होंने को नहीं टुरिया गया। फिर इन्होंने कहने के मैनू डर लगता है क्योंकि वो बंदा उत्ते भी चला जाता है सर। वो फिर मैनू कहते ने भी इन्हों भी नाल बनो। बस फिर मेरी भाई सी तेरू ते धागे ना बनता होएगा। नाल बने। ठीक है। उथे नाल जिसले कश्तियां टुरियां ने हाँ। उथे मारन चीकां। अच्छा मेरा भी त्राह निकल गया। ओके। ते उड्डे तो खैर असी नहीं, हाँ बस वो खिचदे खुचदे ही पानी च गए हैं। वो फिर जो गोते शोते आए ने फिर मारियां चीकां नाल उथे मैंने मारन चपेड़ा नाल कितने फसाता मैंने। मैं तो शुरू तो ही मना कर रहा था। يا चौधरी هذا ما في حقي غلطي। कहना मेरी गलती नहीं। आई कैन इमेजिन आपकी गलती नहीं है। او तेंदे बदलना डूबते रहे। अच्छा बात सुनो, मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट हैं, मैं उनसे बात कर लेने दो। फिरदौस जमाल सुपर स्टार इन पाकिस्तान। انا عارف يا حبيبي كبير कहना मैं इन्होंने जानना, बड़े बड़े फनकार है, बड़े अरसे तो मैं इन्होंने ड्रामा केड़ा ड्रामा قصير تعداد هذا। कहना जी तादाद ही इतनी है कि मैं की दस। वैसे तुम्हें तो दावत देनी चाहिए है सर। आपको अरबी वगैरह आती है? बस समझ लेता हूँ जी। अच्छा هو معلوم عربي। हाँ वो कह रहे समझ लेता हूँ। ايوه दावत ताम। दावत ताम अव्वल। हाँ कहना जी पहले दावत ताम दियो, उस तो बाद फिर अगली गल करांगे। لا لا انا وقت दावत ताम। शुक्रन कसीर है। हाँ नहीं कहना नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रोटी खानी मेरी है ना यार, इन्हीं रोटी मैं नहीं खुआ قال يا حبيبي انا كل وقت ताम يا حبيبي ان شاء الله। सफरों का मारा निर्गोली बेचारा। क्या मतलब? जिंदगी एक सफर है, बड़ा सफर करके आई, मन थक टुट गया। किधर? आ सवेरे नाश्ता करन लगा हाँ ते शहजादा चार्ल्स साहब का मैसेज आया व्हाट्सएप दे उत्ते। अरे शहजादा नहीं, किंग चार्ल्स है वो। किंग चार्ल्स मेरा ते शहजादा मेरा भांजा हैगा ना। ओह यस। मैंने कहा मामू मिस यू अ लॉट। किंग चार्ल्स ने आपको कहा? जी सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैव डाउन टू द सी यू। ओ मैं फिर कॉल की थी। अच्छा मैं क्या भांजे ओ वड्डे मियां साहब पहले लंदन आंदे सन ना। हाँ। ओ फिर मैं जांदा सन हले टीए जरा बच जांदा सी ना। अच्छा। ओ मैं क्या उस चक्कर च फिर तुहाडे नाल मुलाकात हो जांदी सी। हाँ। ओ हुण वड्डे मियां साहब नहीं हैगे ते मेरा जाना क्योंकि टिकट दे पैसे ही नहीं हैगे। हाय हाय। मैंने कहंदे ने मामू टिकट तुहाडे तो कोई वादे हाय हाय। कोई ऐसी गल नहीं। तैयार खलोता है लाहौर एयरपोर्ट से त्यारा भेजा उन्होंने। किंग चार्ल्स ने? जी सर। वाह वाह। कटिया फिर मैं डाला पहुंचे एयरपोर्ट। ठीक है। अगों गया ते ओ पायलट खलोता बड़ा परेशान। क्यों? मैं क्या की होया है? कहंदे ने सलफ नहीं चुक रहा। किंग चार्ल्स का त्यारा जो था वो सल्फ नहीं उठा? हाँ जी। अच्छा। ओ फिर मैं लम्हा करके भी देखिया जहाज को पेट्रोल ना घट होवे। अच्छा। ओ फिर मैं कॉल दी है, मैं क्या त्यारा क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? हाँ। उन्होंने कहा मामू चोर सोच हैज बीन डाउन। जहाज का? हाँ। अच्छा। ओ फिर त्यारा स्टार्ट होया इनाला ते यूरोप दियां फिजावां च गुजर रहे सन। हाय हाय हाय। ते रोसक से मैनू आके क्या है हाँ। कि मीठी लस्सी हाँ। और तुख मलंगा तैयार है। हैं? उन्होंने पता ना मैनू पसंद हैगा। उन्हें पता ना मामू जहाज से बेहोश हो जाता है। प्राइवेट जेट के अंदर मीठी लस्सी और तुख मलंगा। तुख मलंगा यार कैसी किस्मत है कि यूरोप ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਚ ਪੀਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਹਾ ਹੀਥਰੋ ਤੇ ਲੱਥਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗੋ ਰੋਲਸ ਰਾਈਸ ਹਾਏ 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 ਉਹ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਕਿੰਗਮ ਪੈਲੇਸ ਕੇ ਯੈਸ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੜੇ ਪਏ ਉਹੀ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth के लिए ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਮੂੜੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇ ਵੀ ਮਾਮਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਢਿੱਲੇ ਅੱਛਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਕਅਪ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਮੀਲਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੁਈਨ ਹਾਂ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲੜਿਆ कर आपने
आपने कमिला जी को कहा? हाँ, मैं क्या बुरी गल है ना लड़या कर। ठीक है। कहती मामू मैं क्यों लड़ूंगी, हाँ। एडी औखी तो मैं क्वीन बनी हूँ। हाँ, फिर मैं क्या चलो कोई गल नहीं, हंसते खेड़ते रहा करो। हाँ। मैं फिर माहौल ਨੂੰ खुशगवार बनाने वास्ते हल्की जी किंग साहब ने जुगत की थी। अच्छा, किंग को जुगत कर दिया? नहीं, मैं माहौल जरा मैं क्या बेहतर बन जाए। मैं क्या अज तो थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें मज्जां दा डॉक्टर होंदा। हाँ जी, मैंने कहते ने मामू थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें बकरी दा एक्सरे होंदा। मैं क्या थोड़ा मुंह इंज लग रहा जिवें परवेज खटक दी डम्मी होंदी है। ये किंग चार्ल्स को जुगत कर रहे हैं आप? जरा मैं क्या माहौल जरा किस किस्म के किंग चार्ल्स से? हाँ नहीं, मैं पता की बीमार हो जाना बंदा डिप्रेस जो हो जाता। ठीक है। वो फिर मैं बकअप करके आया, कमीला ने भी मैं समझाया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है यार, बड़ी मेरी रिस्पेक्ट की थी। आई लव इट। मैं कहना कहते ने मामू जी ठीक है जाओ। ठीक है। इतनी मेरी कौन रिस्पेक्ट। है ये? क्या ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह। फिर दोस्त आशा कवान साहब नहीं है। सॉरी एक मोहब्बत 100 अफसाने। यस यार फिरदौस जमाल साहब पता ही मेरा क्यों फैन है? क्यों? मैं क्यों दसा? बात की है तो बताओ। ਤੁਸੀਂ ट्रैफिक ਦੇ पुलिस हो? नहीं सर, मैं इस्लामाबाद ट्रांसफर हो गया। अच्छा, इस्लामाबाद जी आजकल मेरी इस्लामाबाद ड्यूटी है ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। अच्छा। ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਰ ਪਸ਼ਤੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਧੀ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਰਦੂ ਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन सर साढ़े वर्गे फनकार दुनिया को है नहीं किधरे। मैं कुर्बान जावा ते कॉफी तो बगैर तुसी नहीं जाना सर। नहीं कॉफी रहने दो, मैं पींदा नहीं, मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं। चलो मैं पी लूंगा, पैसे है ना थोड़े। माइंड ना करना सर। वो असल इतना सर मेरे बच्चे थोड़े बड़े फैन है। अच्छा जी, मैं तो थोड़े नाल एक सेल्फी बनानी है सर, ताकि बच्चों ते हल्का जा मेरा रोब रवे भाई दोस्त है ने। सर दोस्तां ला फेस रखना है। थैंक यू सर। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਬਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਰੂਜ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਜੇ ਫਿਰਦੌਸ ਜਮਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ। लेकिन मैं तेन भाई सलूट करना। अच्छा जी। मैं वैसे भाई बड़े बड़े अफसर वेखे, एडा कमजोर अफसर मैं नहीं वेखिया। 3 घंटे सफर करके पुलिस मुकाबला करन गया, उथे नेरी चली, उड़ के थाने फिर वापस आ गया। वेलकम बैक जी रीच। सर, रीसेंट टाइम में जो एक्टर्स आए हैं उनमें आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर कौन है, जिनका काम आप देखना पसंद करते हैं या देखेंगे? मुझे पता है आपको मार्लन ब्रांडो साहब का बहुत काम पसंद है। ब्रांडो साहब आप ले लें, पीटर ओटूल, एलिक गिनेस, बहुत ज़बरदस्त एक्टर। हमारे यहाँ पापा अलाउद्दीन, तालिश साहब, इन्होंने वेरिएशन दी। हमने अगर सीखा भी है ना, मैंने ज़ाती तौर पे शुरू में मैंने अली साहब से, मोहम्मद अली साहब सीख करे, क्योंकि हमें हीरो बनने का, एक्टर बनने का शौक़ था। तो वो डायलॉग बोलते हैं, बड़ा उनका ग्राम था और वो थिएट्रिकल थे, वो बहुत ज़्यादा, ही वॉज थिएट्रिकल। तो हमें वो थिएट्रिकलिटीज़ जो हैं बहुत पसंद थी। तो इसीलिए बेग साहब बाद में जब आए तो मुझे ये पसंद नहीं थे, नदीम साहब, क्योंकि ये अंडरटोन बोलते थे। तो मैं कहता था नहीं यार ये अच्छा एक्टर नहीं है, क्योंकि ये लाउड नहीं था। वो बचपन में होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आई कि नहीं, बोलना एक्टिंग नहीं है, ना बोलना एक्टर। आप बगैर लफ्ज़ अदा किए, जुमला अदा किए, अपनी कैफियत जब लोगों पर आप जाहिर कर सकते हैं कि मैं क्या महसूस करता हूँ, देखने वालों को अपनी उस कैफियत के हिसार में ले ले कि अपने आप को भी वो भूल जाए, वो एक्टर होता है। क्या बात है। आपके इतने ड्रामाज हैं, आपके बहुत सारे आपके अपने भी फेवरेट किरदार होंगे, जो एक ऐसा किरदार आप अक्सर देखना यूट्यूब पे या अक्सर आप देखना पसंद करेंगे, कौन सा ड्रामा है जो आप कहते हैं मैं बार बार देखूं तो भी कम है? एक तो अशफाक साहब के तकरीबन सारे ड्रामे, मन चले का सौदा है, और अयूब खावर का भी एक था जिसमें मैं वो ब्लैक मेलर टाइप का बड़ा वो बना हुआ था। बहुत सारे किरदार ऐसे हैं, लेकिन ये है कि जिससे मुझे इज्जत मिली तो उसका नाम ज़रूर लेना है, वो भी अशफाक साहब। अशफाक साहब का मेरी ज़िंदगी पे बहुत बड़े एहसानात हैं। जब मेरी उम्र जो थी वो 20, 25, 26 साल थी,
उन्होंने मुझे चूज़ किया। बरगे आरज़ू एक ड्रामा था जिसमें मैंने 100 साल के बंदे का रोल किया था। वो हमारे प्रोड्यूसर जो उस वक्त थे ना, यावर साहब हो गए, MNH हो गए, अयूब खावर हो गए, वो इस तरह और बहुत सारे थे, कुंवर आफ्ताब, इनकी नज़र बड़ी कमाल थी। एक्टर के अंदर से एक्टर ढूंढ लेते थे, इनको पता था। अब जैसे मैं 20-25 साल का था तो मुझसे 100 साल के बंदे का रोल लिखा, और अशफाक साहब ने वो किरदार लिखा था, बरगे आरज़ू एक ड्रामा था, तो उसमें लिखा था कि ये किरदार फिरदौस जमाल करेगा, बाकी आप किसी से भी करा लें। तो ये मेरा एजाज़ है कि स्क्रिप्ट पर पहली बार अशफाक साहब ने किसी एक्टर के लिए लिखा था, तो मुझे ये एजाज़ भी हासिल है। और वो किरदार मैंने किया, और वो 100 साल के बाबे का रोल था। 27-28 साल मेरी उम्र थी। वो मेरी एक, आप समझ लें कि स्टेट ने भी रिकग्निशन की थी। उसमें मुझे ज़ियाउल हक ने फिर ख़त लिखा। आज तक शायद किसी अदाकार के पास कोई ख़त नहीं होगा जो हेड ऑफ़ द स्टेट ने लिखा हो अप्रिसिएशन का, कि हमें आप पर फ़ख्र है, आप जैसा फ़नकार हमारे मुल्क में है। तो ये लफ्ज़ ये अल्लाह का है। ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये कोई ज़ोर से नहीं है, ताकत से नहीं है, पोटेंशियल से नहीं है, टैलेंट से नहीं है, सलाहियत से नहीं है, ये अल्लाह की रहमत है। वैसे फिरोज़ साहब, मैंने कई बार एक चीज़ नोट की है, आप जब अपनी पसंदीदा परफॉर्मेंसेस का जिक्र करते हैं उसमें प्रोमिनेंट भी यही होती हैं, एक मोहब्बत सौ अफसाने, या ख़ास तौर पर मन चले का सौदा, और या आपने जिस तरह भी बताया 100 साल के बुजुर्ग का जो रोल था, मगर आप उसमें वारिस का जिक्र नहीं करते जो आपने परफॉर्मेंस दी थी। और मुझे लगता है वो बड़ी कमाल परफॉर्मेंस थी, नोइंग कि आपका ताल्लुक पेशावर से था और आपका इंसेस्ट्रल एरिया, और आप वहाँ पे पले बड़े हैं, और उसके बाद आपने पंजाब के अंदर आके एक पंजाबी फ्यूडल ग्रैंडसन का रोल किया, और जिस कन्विंसिंगली किया, तो मुझे लगता है वो बड़ी एक अप्रिशिएटिंग बात है कि आपने इतना कन्विंसिंगली वो रोल कर लिया था। हाँ, ये तो वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ इस बात पे, लेकिन उसमें एक शख्स ने सबको पछाड़ दिया था। उसने अमजद इस्लाम अमजद को भी पछाड़ दिया था, और उसका नाम था महबूब आलम चौधरी। तो इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता, चूंकि मैं उसमें कुछ नहीं था, महबूब आलम था। ये भी बात आपकी सही है, मगर आई थिंक ये आपका बड़ापन है। मगर उसके अंदर चौधरी हशमत का जो रोल था महबूब आलम साहब का, वो नो वंडर एक आइकॉनिक, और पूरा ड्रामा वो लेके चले। मगर मुझे लगता है उसके नीचे इवन आपका आबिद अली साहब का कैरेक्टर जो था, और शुजात हाशिम साहब का जो रोल था, हम सब औरंगजेब लगारी साहब बड़ा हम सब मजदूर थे उस इमारत के जिसका नाम चौधरी हशमत था। बहुत जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने फिल्म और ड्रामा दोनों मीडिया में बहुत अच्छी तरह काम किया। मेरा आपसे सवाल है कि आपको फिल्म और ड्रामा दोनों में से किस मीडिया पे काम करना अच्छा लगा है, और आप फ्यूचर में किस मीडिया पे काम करना पसंद करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि फिल्म हमारे यहाँ अच्छी बनी है, लेकिन बहुत कम बनी है। इंडिया में या बाकी मुल्कों में भी, इंडिया में हमारा चूँकि आप पड़ोसी है, वहाँ भी बड़ी अच्छी अच्छी फिल्म बनी है, लेकिन मोस्टली जो बड़े सगीर की फिल्म है वो उसका अपना एक मिजाज है, और उसकी वजह से वो ज़िंदगी से दूर चली जाती है। तो टेलीविज़न का ये एजाज़ है कि वो परफॉर्मिंग आर्ट्स को, खुसूसन ड्रामे को, वो ज़िंदगी के करीब लेकर आया। चूँकि ड्रामा हम कहते हैं कि इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ लाइफ, ड्रामा जो है वो ज़िंदगी का अक्स है। तो जो हमारी फिल्म में नहीं था, या इंडियन फिल्म में कहीं कहीं नज़र आ जाता था शुरू में, बाद में या आज भी वो फिल्म जो है वो फिल्म सर्कस बन चुकी है, ज़िंदगी से दूर चली गई है। तो टेलीविज़न का ये कंट्रीब्यूशन है कि ज़िंदगी को ड्रामे के करीब लेकर आया, और ड्रामे को ये ज़िंदगी के करीब लेकर गया है। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट में टेलीविज़न का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उसने ड्रामे को ज़िंदगी बनाया और ज़िंदगी को ड्रामा बना दिया। वाह सर, जैसे आपने कहा कि मैंने कान लगा के सुनी उर्दू, फिर मुझे आई ये वो सारा, तो मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ कि मैंने एक्टिंग सीखनी हो तो कौन सी फिल्म आप रिकमेंड करेंगे, या कौन सा ड्रामा मैं देखूँ? कोई ऐसा 2-3 चीज़ें बताएं ताकि हम सब जो सीखना चाहते हैं वो सीख लें। सबसे पहले अपने आप को भूल जाओ, इसको हम कहते हैं सेल्फ निगेशन, ज़ात की नफ़ी। पहले तुम ये जो पिया हो ना, जी सर, तुम ये पिया ना रहो,
ये तुम पी जाओ, यस, तुम किरदार बन जाओ। ये जो है ना, हम जातें लेकर फिरते हैं। अदाकारी क्या है? उस जात को कहीं फेंक देना, कहीं दफन कर देना। जातें लेकर जो बंदा फिरता है वो मगरूर होता है, तकब्बुर उसमें होता है, और आर्टिस्ट आजिज होता है, फकीर होता है। आपने कोई और किरदार बनना है, सबसे पहले आपने कैसर पिया से निकलना है, और उससे निकलने के लिए आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी और फोन दोनों मुझे दे के जाने हैं। उन्होंने कहा है फकीर बनना है, बेकारी नहीं बनना। मैं बन रहा, आप देने वाले बने। जी, मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं करूंगा, लेकिन एक तजर्बा है जो एज अ यंगर ब्रदर, मैं फिरदौस जमाल साहब का छोटा भाई हूँ, तो एक वो तजर्बा मैं जो नए आने वाले आर्टिस्ट हैं शायद उनके काम आए। तो हमेशा मैं इनकी गुफ्तगू जब घर में या कहीं भी सीन पे होते थे तो मैं अक्सर वो सुन के नोट किया करता था। तो अक्सर वो जूनियर्स को कहा करते थे कि टू रिवील द आर्ट इज़ टू कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। अक्सर ये उनके अल्फाज, इन्हीं बेसिक्स पे तमाम जितने भी किरदार फिरदौस जमाल साहब ने अदा किए और जितने भी कैरेक्टर्स जो मशहूर हुए, वो ये बेसिक्स थी। जो उनका कैरेक्टर है, जो उस कैरेक्टर में फिर अपनी ज़ात परसोना को वो छुपा देते थे। छोटा भाई है तो ये ऐसे ऑस्कर वाइल्ड करता है, कहता है टू रिवील द आर्ट एंड कंसील द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एम। यानी अपने फन दिखाओ लेकिन अपना आप छुपा जाओ। बिल्कुल। क्या बात है। आपका नाम सर? मैं नासिर जमाल। नासिर साहब, तो आप भाई हैं इनके, और सर ये बताएं आपको कोई शौक वगैरह हुआ कभी इनको देख के? और जिस जमाने में सर ने स्टार्ट किया था उस वक्त तो रात को ड्रामा चलता था और बकायदा उसे ओवरनाइट फेम कहते हैं, वो तब मिला करता था। हमारी खुशकिस्मती समझ ले, बदकिस्मती समझ ले, जो भी समझ ले, 7 भाई हैं हम माशाल्लाह। हर जो भाई है वो अपनी अपनी फील्ड में है। वालिद साहब चूंकि दिलीप कुमार से इम्प्रेस थे तो उनकी फिरदौस भाई पे नज़र थी। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक बेटा अपना अदाकार बनाना है। अच्छा। ज़ियाउल हक साहब ने जब इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया तो वो प्रेसिडेंसी में जब वो दिलीप कुमार साहब का इशाया दिया गया था तो वहाँ पे दिलीप कुमार साहब के सामने ज़ियाउल हक के वर्ड्स हैं कि फिरदौस जमाल हमारे मुल्क के दिलीप कुमार हैं, और यही फरमाया है। वैसे सर फिरदौस साहब, आप दिलीप साहब से मिले जी वहाँ पे, तो सर कैसा था वो मोमेंट, यू नो कि एक बंदे की इतनी एक पुरानी डेरिवेशन चल रही है आपकी जिंदगी में, आपके शहर से, और इवेंचुअली यू मीट दैट पर्सन। एक्चुअली जो पहली मुलाकात थी वो हमारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई थी। तो मैंने उन पे क्रिटिसिज्म थोड़ा सा है, उनको तंग करने के लिए मैंने कह भी दिया। अक्सर अपने हर इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारा बंगला स्कूल है, बंगाली स्कूल है, क्योंकि शुरू में जब उन्होंने फिल्में की तो ओमिया चक्रवर्ती और बिमल रॉय वगैरह के साथ वो बंगाली थे। तो चूंकि बंगाली एक स्कूल कैलकाटा स्कूल था ना, तो उसमें उन्होंने काम किया तो कहते थे कि हमारा बंगला स्कूल है। तो मैंने कहा जी आप ये कहते हैं हर जगह, हर इंटरव्यू में कहते हैं कि आप हमारे उस्ताद हैं, बड़े हैं, पायनियर हैं इस काम के, और हम आपके सामने तो हम नहीं बोल सकते। जब वो पहली बार पेशावर तशरीफ लाए थे गवर्नर हाउस में, मैंने कहा जी माफ़ी चाहता हूँ, मैं बेदबी कर रहा हूँ आपकी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप जो ये कहते हैं कि हमारा बंगला स्कूल है, आपका बंगला स्कूल नहीं है। मैं माफ़ी के साथ ये आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि बीइंग योर स्टूडेंट मैं ये समझता हूँ, शायद गलत हूँ, आपका बंगला स्कूल नहीं है, आपका पेशावरी स्कूल है। तारिक अजीज वॉज कंडक्टिंग, कवि साहब एंड एवरीबडी वॉज देयर, सारे जितने भी हमारे आइकॉन्स हैं। तो सब उज़मा आपा, फिरदौस क्या कह रहे हो तुम, वाह कभी मुझे फिरदौस के मैंने कहा जी मैं दलील से साबित करता हूँ। मैंने कहा जी बंगला जो है, जो बोल चाल है, वो जो कॉर्ड लगाते हैं बोलने में, आपका वो कॉर्ड नहीं है, आपका बंगला कॉर्ड नहीं है, आपका हिंद को कॉर्ड है, पेशावरी कॉर्ड है, आप यूज करते हैं बोलने में। मैंने कहा मिसाल के तौर पर अब बंगाली मतलब है कि हलक में बोलते हैं, हाँ हमारे तुम्हारे का बाल बाशी, हाँ भी तुम्हारे को बोला, हाँ भी इस तरह का बचा बहुत करते हैं, इस तरह बंगाली बोलते हैं। मैंने कहा आप निचले सुरों में बोलते हैं, मतलब है आप बल्कि सुर ऊपर का लगाते हैं, आप बेस में नहीं बोलते, आप टिंट्स में बोलते हो। एक ह्यूज होती हैं
जैसे ना ये एक ये टिंट्स कहलाती। तो मैंने कहा आप टिंट्स में बोलते हैं, बंगला जबान जो है वो ह्यूज में बोली जाती है। मैंने कहा अभी एक फिल्म आपकी उस दिनों में शक्ति आई थी, तो मैंने कहा आप अमिताभ से बोलते हैं, कहते हैं। तो मैंने कहा आपने सारे वो टिंट्स वो सारे सुर ऊपर वाले लगाए हुए हैं पेशावरी। और मैंने कहा कि आप कहते हैं ये क्या तुम वहाँ जाके उस शख्स के साथ तुम काम कर रहे, तुम्हें कोई ढंग का काम नहीं मिला जहाँ तुम ये काम कर सकते। तो मैंने कहा ऐसे ही हम इनको ही बोलते हैं कि तुम क्या करना यार, खुदा तनु खराब करे और खाना खराब अजीब तो मैंने कहा कॉर्ड्स तो आप सारे हिंदकों के लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा बंगला स्कूल है। मैं माफी चाहता हूँ। लो शुरू होगी वहां पे। अब वो सारा पिशावर खड़ा हो गया, पीछे पिशावर में शो था सारे फिरदौस जमाल जिंदाबाद, खैर होगी और फिरदौस जमाल जिंदा। मैं पश्तो में भी लगता है बड़ा मगर ये बड़ी जबरदस्त कॉन्वर्सेशन की और मैंने इसलिए ये चाह रहा था कि ये एंगल भी सर एक हमें अपने सीनियर से देखने को मिले, सीखने को मिले कि कुछ तरीके भी होते हैं, सिर्फ फोन पे ही वीडियो बना देने से अदाकार नहीं बन जाते आप। आपको बहुत सी उसमें लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, रीडिंग और जनरली थिंकिंग अबाउट द क्राफ्ट एंड द आर्ट बहुत जरूरी है। मुताला बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, मुताला, और मुताला सिर्फ किताब का नहीं, मुख्तलिफ लोगों को पढ़ना, और ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये वीडियो बना देने से आप अदाकार नहीं बनते, अगर तो आपने अदाकार बनना है। सर थैंक यू सो मच फिरदौस साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। बड़ा मजा आता है आपसे। इट्स माय प्लेजर जी। मैं वैसे आपके साथ जब भी मैंने प्रोग्राम किया है आई ऑलवेज एंजॉयड दैट बिकॉज आप वो रिवायती सवाल नहीं करते। वो जो हमारे यहाँ अच्छा जी कैसे एक्टर बने, कहाँ से आए, क्या मतलब है, आप एक बंदे को बुलाते हो यार, बिल्कुल उसका इंटेलेक्ट वो भाई है क्या, उसका टैलेंट जो है, उसका पोटेंशियल, उस पर टेक्निकल बात करें ना कोई कि यार आपने किस तरह से सीखा, कहाँ से आई। हमारे यहाँ जो है ना हादसा, जो एक्टर बनते हैं वो कहते हैं ये हादसा है, हादसाती नहीं, ये बाकायदा फन है, आर्ट है, क्राफ्ट है, और इस पे किताबें हैं, इसके लिए एकेडमीज हैं। तो आप अगर वहां तक नहीं जा सकते तो कम से कम किताबें ढूंढें। हमने जैसे मुझे शौक था तो मैं, आप यकीन करें, वो इंग्लिश बुक हाउस था एक माल पे एक ज़माने में, अपना जो जेब खर्चा जो भी होता था उससे मैं वो किताबें खरीदता था, वो पढ़ता था। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मगर फिरदौस साहब थैंक यू सो मच सर, एंड वी होप टू सी यू बैक सून इंशाल्लाह। और आपको हम इसी तरह देखते रहें और आप हमें इसी तरह पछाड़ते रहें एक्टिंग कर करके, और हम इम्प्रेस होते रहें। आपको भी सलामत रखे। थैंक यू सो मच। आपके प्रोड्यूसर, आपके चैनल को अल्लाह आबाद रखे, खुश रहें। ये जो चैनल है इसको अल्लाह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।